अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट आपके पास बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, पेपर के अंदर कैसे पूछा जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पेशा क्या है, पेशा का मतलब ये है कि अंग्रेजी में अगर बोलूं तो मेरा काम क्या है, उर्दू में बोलूं तो मेरा काम क्या है। ऑक्यूपेशन के अंदर अगर मैं बोलूं तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, एम्प्लॉयड लेबर फोर्स बाय सेक्टर, कि मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ वो मेरा ऑक्यूपेशन कहलाता है। अब ऑक्यूपेशन के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर काम करने का तरीका है तो उसकी तीन कैटेगरीज होंगी, एक होगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एक होगा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और एक होगा टर्शरी ऑक्यूपेशन। और ये तीनों के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि सर इनका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सर प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो प्राइमरी पेशा वो पेशा होता है जिसके अंदर मैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? जहां पर मैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को कोई प्राइमरी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। और टर्शरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होता है, वो पेशा होता है जिसमें मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर क्या मतलब? मतलब ये है कि बेटा अगर मैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करूं, अगर आपके पास एग्जामिनर ये करें, एग्जामिनर बोले कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ फार्मिंग, एग्जामिनर आपको यहाँ पर लिख कर दे माइनिंग, या एग्जामिनर आपको लिख के दे ड्राइवर, यहाँ एग्जामिनर आपको लिख कर दे रेस्टोरेंट, या एग्जामिनर आपको लिख कर दे क्लोथ्स, रेडीमेड गारमेंट्स, और इस तरीके से वो लिख के दे। अब वो आपसे पूछे कि भाई प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा और टर्शरी कौन सा होगा। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी काम वो काम होता है जिसके अंदर मैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अर्थ से या समंदर से। तो अगर मैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करूं तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में फार्मिंग आ जाएगा। फार्मिंग का मतलब क्या है कि मैं खेती पहाड़ी कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया। अगर मैं माइनिंग कर रहा हूं तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया, मैं मिनरल्स अल्लाह के अर्थ से निकाल रहा हूँ। फार्मिंग कर रहा हूं तो वो। अगर फिशिंग कर रहा हूं तो फिशिंग बेटा किस में आ जाएगा? फिशिंग भी प्राइमरी में आ जाएगा, कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ, अल्लाह की जमीन से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और वो अल्लाह के समंदर से, अल्लाह की जमीन से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब जो मैं रॉ मटेरियल निकाल रहा हूँ वो मेरा प्राइमरी में। अब मैं उस रॉ मटेरियल को मैंने कुछ उसको डेवलप कर दिया, जैसे कि मैं फिशिंग कर रहा था, उसके बाद मैंने उसको मस्त तेल के अंदर फ्राई करके खा गया। अब जब मैं मस्त तेल के अंदर फ्राई करके खा रहा हूँ तो वो रेस्टोरेंट के अंदर खा रहा हूँ, तो वो मेरा सेकेंडरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? सेकेंडरी के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं उससे कपड़े बना रहा हूँ और उसको मार्केट के अंदर सेल कर रहा हूँ तो वो किस में आ जाएगा बेटा? सेकेंडरी में आ जाएगा। अगर बेटा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो कर रहा हूँ, ये तो ये सारी चीजें हो गई। फिर अगर मैं ड्राइवर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मासी हूँ, मैं जमादार हूँ, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। टीचर आ रहा है, टीचर क्या कर रहा है? स्कूल का बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, स्कूल का मार्कर इस्तेमाल कर रहा है, स्कूल का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, स्कूल का प्रोजेक्टर स्टार्ट कर रहा है, वहां पे आके अपना लेक्चर दे रहा है। तो क्या कहलाएगा बेटा? टर्शरी ऑक्यूपेशन कहलाएगा। अब आपके पास इसमें सर्विसेज है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। मासी है, मासी आ रही है, पोछा लगा के जा रही है, घर से थोड़ी पोछा लाती है। ड्राइवर घर से गाड़ी तो नहीं ला रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है वो। लेकिन हमारे पास ये है कि टर्शरी ऑक्यूपेशन किससे रिलेटेड होता है? सर्विसेज से रिलेटेड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का फर्क आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने इंडस्ट्रीज के चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हमारे पास बात यह है कि सर प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो होता है, वो एक ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ रॉ मटेरियल फ्रॉम अर्थ या सी। एग्जाम्पल क्या है? फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गई। अब अगर मैं बात में सवाल ये आए कि वाई लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम क्यों कर रहे हैं, लोग मछलियां क्यों पकड़ रहे हैं, लोग माइनिंग क्यों कर रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बोलोगे इन सारों काम के लिए स्किल्स क्या चाहिए? कम चाहिए। अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई अगर मैं एक फार्मिंग कर रहा हूँ या मैं एक फिशिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई इंटरव्यू थोड़ी होगा कि भाई मैं यहाँ पे फार्मर था,
मैंने आप लोगों को कहा कि भाई मेरे फार्म पे आकर क्या करो, फार्मिंग करो, तो मैं आपसे आके इंटरव्यू तो नहीं लूंगा कि हाँ आपके पास क्या काम आता है, मैं आपको काम पे चुपचाप रखूंगा, आपको पैसे दूंगा। तो ना ही स्किल्स चाहिए, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, तो जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग माशाल्लाह पढ़ते नहीं हो, तो बाद में क्या करोगे, कोई खेती बाड़ी कर रहे होगे, तो हमारे पास जब स्किल्स नहीं होती तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, हम ये करते हैं। फिर आप ये बताओगे कि अगर एजुकेशन नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, अब अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा बेटा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करूंगा, या तो मछलियां पकड़ रहा हूँ, मछेड़ा बन जाऊंगा, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेती बाड़ी करके कोई फार्मर वार्मर बन जाऊंगा, या मैं माइनिंग कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है कि स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो इसके अंदर इसकी जरूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से जिनके पास स्किल्स नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती है, तो वो इसके अंदर काम करते हैं। दैट्स वाई आपके पास इसके अंदर काफी लोग काम कर रहे हैं। फिर आप ये बताओगे कि मोस्टली ये जो काम होता है ये रूरल एरियाज में होता है, फिशिंग कहाँ हो रही होगी, रूरल एरिया में हो रही होगी। आपके पास अर्बन एरिया में डीएचए के अंदर तो कोई फिश फार्म नहीं बनाकर बैठा हुआ होगा ना, कहाँ पर बैठा हुआ होगा, कहीं नॉर्मल जगह पर बैठा हुआ होगा फिश फार्म। तो आप ये बताओगे कि भाई फिशिंग हो गई, मिनरल्स मिनरल्स या तो बलूचिस्तान की साइड पर मिल रहे हैं, मिनरल्स या तो आपके पास कहाँ पर मिल रहे हैं कि उधर उसकी साइड पे मिल रहे हैं, बलूचिस्तान नॉर्थन एरियाज, वो मोस्टली रूरल एरियाज है, तो पॉपुलेशन उधर ज्यादा है। पॉपुलेशन जब ज्यादा है तो वो काम भी लोग उधर कर रहे हैं, गांव देहात में एग्रीकल्चर और लोग काम करने वाले ज्यादा हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग काम ज्यादा कर रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनके बच्चे भी क्या बनते हैं, फार्मर्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा यार मेरे बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे, फार्मिंग पे काम करेंगे, उनकी ये सोच होती है, उनके हिसाब से वो सेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फार्मिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर आप ये बताओगे मिनरल्स पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो माइनिंग क्या है, माइनिंग के अंदर काफी ज्यादा लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जब लोग माइनिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और आप ये बताओगे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दो कोस्ट है, सिंध कोस्ट और मकरान कोस्ट। सिंध कोस्ट और मकरान कोस्ट के अंदर फिशिंग भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, वो लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, क्वेरिंग। माइनिंग और क्वेरिंग आप समझो एक ही चीज है, तो हमारे पास इसलिए ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब एग्जामिनर आपसे घुमाएगा, एग्जामिनर बोलेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइमरी काम को छोड़ रहे हैं, और किसकी तरफ मूव हो रहे हैं, तो वो बोलेंगे हम मूव हो रहे हैं किसकी तरफ, टर्शरी सेक्टर। तो वो आपसे सवाल करेंगे ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग काम करना क्यों कम कर रहे हैं, तो आप ये बोलोगे कि व्हाई द रेट ऑफ वर्किंग पीपल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे इन प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहला मसला देखो, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर हूं। लेकिन अगर मेरे ही गांव के अंदर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो जाए, अगर मेरे गांव में वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो जाएगी तो क्या मसला है, मसला ये आएगा कि बेटा मैं कैसे फार्मिंग वहां पे प्रैक्टिस करूंगा, मैं वहां पर किस तरीके से काम करूंगा, तो मैं प्राइमरी सेक्टर का काम छोड़ दूंगा। तो अगर आपके पास ये सवाल है तो आप क्या बोलोगे, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का मसला है। दूसरा, रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ गई है, मतलब वहां से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। अब अर्बन एरियाज में तो प्राइमरी सेक्टर का काम ही नहीं होता, या तो टर्शरी सेक्टर का होता है या फिर सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है। तो जब वो काम हो रहा है तो आप बताओगे कि वो प्राइमरी सेक्टर का काम छोड़कर आते हैं। फिर आप बताओगे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर तनख्वाहें बहुत कम है, अगर कोई बंदा फार्मिंग कर रहा है या फिर अगर कोई बंदा प्राइमरी सेक्टर माइनिंग वाइनिंग कर रहा है तो उसकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं होंगी। जब उसकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं होंगी तो वो काम क्या कर देगा बेटा, छोड़ देगा। तो ये चीज आप बताओगे। फिर आप ये बताओगे कि मशीनरी आ रही है, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, भाई एक बंदा पहले एग्रीकल्चर पे 100 लोग काम कर रहे थे, अब मशीनरी आ गई। अब जब मशीनरी आ गई है तो सारा काम मशीन कर रही है और उसके लिए एक या दो बंदों की जरूरत है। जब एक या दो बंदों की जरूरत है तो आप ये बताओगे कि जब मशीनरी के अंदर हमारे पास दूसरे बंदों की हमें जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा कि वहां के लोग काम करना छोड़ देंगे। उस किस पे काम करना छोड़ देंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर आप क्या बताओगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये हो रहा है कि ज्यादातर लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमें इंडस्ट्रीज में किसी तरीके से काम मिल जाए कि वहां पे कम से कम पेमेंट तो ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए वो लोग प्राइमरी सेक्टर का काम क्या कर रहे हैं बेटा, छोड़ रहे हैं। और आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हो कि वो प्राइमरी सेक्टर का काम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितनी एजुकेशन ली है वो स्किल्स कहाँ पे अप्लाई कर सके, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर के अंदर अप्लाई कर सके। दैट्स व्हाई वो प्राइमरी सेक्टर का काम छोड़ रहे हैं कि भाई पढ़ने लिखने का क्या फायदा। तो ये इसलिए क्या है कि प्राइमरी सेक्टर का काम लोग छोड़ रहे हैं।
अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर मैं प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मछली बना रहा हूँ, मैं मछली मतलब एक तो मैं मछली पकड़ रहा हूँ, मछली बनाकर बेच रहा हूँ, इसी तरीके से मैं कपड़े बना रहा हूँ, मैंने कॉटन से कपड़े बनाए, तो ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आ जाता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बाद हमारे पास होता है टर्शरी ऑक्यूपेशन। सर टर्शरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? तो बेटा टर्शरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि सर टर्शरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, जिसके अंदर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मासी, ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाला, जो भी बंदा है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो किसके अंदर आ जाता है? वो टर्शरी के अंदर आ जाता है। तो होपफुली आप लोगों को प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी ऑक्यूपेशन ये सारी चीजें क्या आ गई होंगी, समझ आ गई हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंदर लोग क्यों काम ज्यादा करना चाह रहे हैं, कि why the rate of people in working in tertiary sector is increasing day by day, क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तनख्वाह जो है वो क्या है, वेजेस क्या है, ज्यादा। तनख्वाह क्या है, ज्यादा। दूसरी बात क्या बताओगे? एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन ज्यादा ले रहा हूँ और बाद में मुझे कोई बोले कि भाई तुम खेती बाड़ी कर लो, मैं बोलूंगा यार मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने 60 लाख रुपए अपनी ग्रेजुएशन पे लगा दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, मैं गाय बकरों की क्या कर रहा हूँ, पोटियां वोटियां साफ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वहां पर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मछलियां पकड़ रहा हूँ। तो मुझे लोग बोलेंगे बेटा तुम क्या थे, तुम बेवकूफ थे। तो मैं क्या करूंगा, टर्शरी सेक्टर के अंदर काम करूंगा, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करूंगा, अपनी सर्विसेज दूंगा। फिर आप ये बताओगे कि भाई प्राइमरी के अंदर जो है वो काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, वहां पे गाय, ये गंदगी वाला काम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, एयर कंडीशन ऑफिस होंगी, आपको सुबह कॉफी मिल रही है, शाम में कॉफी मिल रही है, तो ये वर्किंग कंडीशंस बेहतर है। फिर आपके पास ये टर्शरी सेक्टर इतना क्यों बढ़ रहा है? तो टर्शरी सेक्टर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप ये बताओगे कि टर्शरी सेक्टर, जो हमारे पास ये टर्शरी सेक्टर है वो इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि उसके अंदर टूरिज्म, जब हमारी टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रमोट हो रही है, जब लोग टूरिस्ट ऐसे टूरिस्ट बनकर आ रहे हैं, तो आप खुद ये बात सोचो कि जब लोग टूरिस्ट बनकर आएंगे तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको जॉब्स, वो यहाँ पर काम करेंगे। जब वो यहाँ पर काम करेंगे तो बेटा क्या होगा कि वो सर्विसेज दे रहे हैं ना, कि फॉरेस्ट गाइड होगा, कोई बंदा होटल पे होटल्स बना रहा होगा, कोई बंदा वहां पे वेटर होगा, कोई बंदा वहां पे टूर गाइड होगा, कोई बंदा जीप चला रहा होगा। तो हर बंदा टूरिज्म की वजह से क्या हो रहा है कि टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन हो रहा है, और टर्शरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है माशाल्लाह, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है। पहले लोगों के घरों में ड्राइवर नहीं होते थे, अब लोगों के घरों में ड्राइवर है। पहले लोगों के घरों में मासियां नहीं होती थी, अपने घरों के काम खुद करते थे, अब लोगों के घर में 4-4 5-5 मासियां होती हैं। तो जब मासियां आप हायर कर रहे हो तो टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विस क्या हो रही है, ऑक्यूपेशन उनकी बढ़ रही है, लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप ये बताओगे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर हो गया है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जिसकी वजह से आपके रोड्स अच्छे बन रहे हैं, तो सारी जगहों पे टर्शरी सेक्टर वालों का, लोगों का काम होगा कि मतलब आपको रोड पे एक बंदा पानी डालते हुए दिख रहा होगा, एक बंदा आपको टर्शरी सर्विस अपनी क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ऐसा ना अकाउंटेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, कीप इन बैलेंस रख रहा होगा कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना वो। तो टर्शरी ऑक्यूपेशन इसलिए बढ़ रहा है, प्राइमरी कम हो रहा है, टर्शरी ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा टर्शरी ऑक्यूपेशन बढ़ेगा। फिर आपके पास पेपर के अंदर कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। देखो एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आपके पास वो है कि भाई जो जॉब आप कर रहे हो, अ जॉब टू डू फॉर पेमेंट इज नोन एज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब ये है कि भाई अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ, अच्छा इसी को हम एम्प्लॉयमेंट भी यही कहते हैं, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे जॉब मिल रही है, उसके रिटर्न पैसा मिल रहा है, तो वो मेरी एम्प्लॉयमेंट पे काउंट होगा कि भाई मुझे काम मिल गया, मैं वेला नहीं घूम रहा, फारिग नहीं घूम रहा, मोहल्ले की बुक्को नहीं बना हुआ, काम कर रहा हूँ। तो जब हमारे पास एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय क्या है, अ जॉब टू डू फॉर पेमेंट। अब एम्प्लॉई, एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर डबल ई आता है। अब जब डबल ई मतलब ये है, अ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस। आप ये समझो सर एनवाईएम है, सर एनवाईएम जो थे ना वो थे क्या थे, इनके मम्मी पापा गरीब थे, ये बंदे थे गरीब। अब ये हो आप, ये है कौन, एनवायरमेंट्स है, और ये हमारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ये आप लोग, अब आप लोग हो भाई अमीर पार्टी, अब मैं हूं बेचारा गरीब आदमी। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने मुझे हायर करा, आप लोगों ने मुझे पोछा लगाने के लिए रख लिया अपने घर में।
अब मैं पोछा लगाने आता था, रोज क्या होता था, मैं बोलता था बाजी पोछा लगाने आ गया। अब मैं जब पोछा लगाने आ रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ। मैं क्या हूँ, एम्प्लॉई। मुझे पैसे मिल रहे हैं, या मुझे पैसे देते थे, साथ में गालियां भी देते थे। मैं क्या था, एम्प्लॉय। आप क्या हो, एम्प्लॉयर। आप जो बंदा पैसे देता है वो एम्प्लॉयर। जो बंदा हायर हुआ है, जो बंदा काम कर रहा है, अ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस। वेजेस का मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी। जिस बंदे को तनख्वाह मिल रही है वो एम्प्लॉय कहलाए। लेकिन जो बंदा हायर कर रहा है, जो बंदा उसको पेमेंट देगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा। अ पर्सन और कंपनी दैट पेज पीपल टू वर्क फॉर दैम, वो एम्प्लॉयर कहलाता है। और एम्प्लॉय क्या है, वो काम। एम्प्लॉय क्या होता है, काम होता है। एम्प्लॉय क्या है, वो बंदा जो काम कर रहा है। और एम्प्लॉयर क्या है, जिस बंदे ने उसको हायर करा है। तो आप एम्प्लॉयर हुए, मैं एम्प्लॉय हुआ, क्योंकि मैं आपके घर में पोछा लगा रहा था। जब मैं पोछा लगा रहा था तो मैं क्या कर रहा था, काम कर रहा था। आप क्या दे रहे थे, पैसे। तो आप एम्प्लॉयर हो गए। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं रिटर्न के अंदर। तो ये वही एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय एक ही चीज होगी। अब हमारे पास है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब यह होता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। मतलब ये है कि मैंने एक किचन खोला और मैंने फूड पांडा के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा दिया। और मैंने फूड पांडा की वहां पर क्या करा, रजिस्टर करवा दिया, अपना रेस्टोरेंट एक छोटा बना लिया। जो जो बंदा फूड पांडा यूज करता होगा उस बच्चे को ये बात पता होगी कि एक तो होता है रेस्टोरेंट्स और एक होता है होममेड आइटम्स। होममेड शेफ के नाम से एक आ रहा होता है। अब मैं था भाई गरीब आदमी, मेरे पास पैसे ऐसे थे नहीं। मैंने क्या करा, मैंने बोला आज से बावर्ची बन जाता, आज से क्या करूंगा, खाना बनाऊंगा और बेचूंगा। अब मैंने क्या करा, मैंने कव्वा बिरयानी बनाना शुरू कर दी। और मैं कव्वा बिरयानी क्या कर रहा था, मार्केट के अंदर बेच रहा था। अब जब मैं वो मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ, खुद बेच रहा हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने लिए काम कर रहा हूँ। बॉस भी मैं हूँ और काम करने वाला भी मैं ही हूँ। सही है। अगर मुझे अपने एम्प्लॉय को गाली देनी होगी तो शीशे में देख के बोलूंगा, ओ भाई क्या कर रहे हो, खबीस इंसान। तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने आप को गालियां इस तरीके से दे रहे होंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है अपने लिए काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयड ये है कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा पढ़ाना कुछ सीखा, टीचिंग वीचिंग का कोर्स सीखा, ख्वाबों में सीखा। अभी तो वाहियात पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ख्वाबों में सीखा कि भाई मेरे जैसा तो कोई पढ़ा नहीं सकता। अब एम भाई ने क्या करा, फुल खर्चा वर्चा करा, वर्कशॉप ली, 20,000 रुपए 30,000 रुपए क्या करे, एक वर्कशॉप पे जाया करे, 2 पेपर्स की 60,000 रुपए का खर्चा करा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जब मैं जॉब लेने गया, मैं पूरा ट्रेन हुआ हूँ, मैं कैम्ब्रिज का सर्टिफाइड टीचर हूँ, मैं कैम्ब्रिज जो है वो मुझे ट्रेन कर चुका है। मैं जो है वो क्या हूँ कि मैंने बच्चों के पेपर्स निकलवाए हुए, मैंने सारी चीजें करी। अब मैं जॉब मांगने गया। और उस स्कूल वाले ने बोला, भाई आज से जो है ना वो मासी की जॉब अवेलेबल नहीं है, थोड़े दिनों के बाद आना। उसने मुझे जलील ये कर दिया। उसने बोला बेटा यहाँ पे आपके वो जमादार वाली जॉब मिल सकती है। मतलब मैं इतना क्वालिफाइड होकर वहां पर जाऊं और वो मुझे किसी घटिया जॉब के लिए रख ले। मतलब ये है कि भाई अगर मुझे काम नहीं मिल रहा उस हिसाब का, जितनी मेरी स्किल्स है, जितना मैंने काम सीखा हुआ है। जैसे कि अगर मेरी वैल्यू ये है कि मैं लाख रुपए एक सेशन के लूं और मुझे वो दे रहे हैं 20,000, मुझे वो दे रहे हैं 10,000 रुपए, मुझे दे रहे 100 रुपए, बोला 100 रुपए हफ्ते के लिए जाएंगे, मैं 400 रुपए महीने पे कमा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर भी लानत और मुझे डूब जाना चाहिए। तो वो क्या है कि अंडर एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए काम करना। अंडर एम्प्लॉयड जितनी स्किल्स हैं, जितनी एबिलिटीज हैं, उतना काम नहीं मिल रहा। उतनी उतनी जितनी एबिलिटीज है, स्किल्स ज्यादा है, एबिलिटीज ज्यादा, उतना काम नहीं मिल रहा, उस हिसाब का काम नहीं मिल रहा, उस हिसाब की तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये अंडर एम्प्लॉयड कहलाता है। और एक होता है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड है मतलब वेला, मोहल्ले की बुक को फारिग बैठा हुआ है, मोहल्ले की हर पंचायत है लेकिन उसका काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे पान के केबिन पे आपने देखा होगा कोई बैठक बैठक लगी हुई होगी, चाय के होटल वोटल बने हुए होंगे, वहां पे सब अपनी अपनी फेकम फेंकी कर रहे होंगे। हालांकि उनको कभी किसी ने जिंदगी में जॉब पे नहीं रखा होगा, लेकिन वो फेकम फेंकी ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। तो वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब है जॉब ही नहीं मिली। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है अपने लिए काम करो। अंडर एम्प्लॉयड है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा काम करने में था, लेकिन क्या हुआ, मुझे उन्होंने रख लिया, बोला चाय पिलाने के लिए आ जाओ, तो चाय पिलाने के लिए रख दिया। अनएम्प्लॉयड के जॉब ही नहीं मिल रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर मुझे मेरे पास स्किल्स हैं और मुझे जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, आप फारिग आदमी हो, बिल्कुल फारिग आदमी हो और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये आपका कसूर।
तो आप अनएम्प्लॉयड भी कहलाओगे, लेकिन वो आपके कसूर की वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि मोस्टली आपके पास स्किल्स है, आपने पढ़ा, आपने मेहनत करी, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली। सवाल ये पैदा होता है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतनी? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि आपके पास इन्वेस्टर्स बहुत कम है। फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा नहीं लगाता। सर क्यों पैसा नहीं लगाता? एक तो चोरी की वजह से, और आपके जो शोबाज शरीफ है वो वैसे ही पूरे बदनाम हुए हैं। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब उनको पता है कि भाई आज कोई गवर्नमेंट होगी, दूसरी कोई गवर्नमेंट होगी, तो वो लोग जब पैसा ही नहीं लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज कहाँ से बनेंगी, और जब इंडस्ट्रीज ही नहीं बनेंगी तो आपके पास लोगों को जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? तो अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि भाई जॉब ही नहीं है, फारिग आदमी है। तो आप ये बताओगे भाई पॉपुलेशन क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन सर इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जब ज्यादा लोग होंगे, देखो अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो जॉब्स तो उतनी ही रहेंगी। अब जब जॉब्स उतनी है यार, लोग माशाल्लाह धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। अब जब धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं तो बाद में बड़े भी होंगे, और जब वो बड़े होंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा, और जब उनको काम नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर आप बताओगे मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मिसमैच का मतलब है कि भाई जिस चीज की डिमांड है, डिमांड मुझे चाहिए, कोई बंदा ऐसा चाहिए जो मेरी ऑफिस को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सके, कोई बंदा मुझे ट्रेनिंग, मतलब जो मुझे चाहिए जिस बंदे का, जिस तरीके का बंदा, वो बंदा अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमें असिस्टेंट हायर करना होता है, तो हमारे मेन असिस्टेंट होते हैं, फिर हमारे चेकर्स होते हैं। अब मैं चेकर को हायर करते हैं तो उसको क्राइटेरिया, अब कुछ चेकर हमारे होते हैं वो कहीं तंबाकू बैठ के खा रहे हैं, वो कहीं क्या कर रहे हैं कि वो कुछ अपनी तफरीयों में लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेपर कहाँ हो रहा है, कहाँ पहुंच रहा है। तो जब इस तरीके का बंदा होगा, मैं क्या करूंगा? उसको बोलूंगा बेटा पहली फुर्सत में निकलो। जब वो पहली फुर्सत में निकलो तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। हालांकि वो था फारिग आदमी, लेकिन जॉब तो चले गई ना उसकी, तो अनएम्प्लॉयड हो। तो आप ये बताओगे कि भाई मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। फिर आप ये बताओगे कि भाई हमारे पास रूरल एरियाज से बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, मतलब गांव देहात से लोग इधर आ रहे हैं। अब जब गांव देहात से लोग सब इधर ही आ जाएंगे तो इधर जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि उनके पास एजुकेशन होती नहीं है, उनके पास स्किल्स होती नहीं है, तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगी? अब अगर कोई बंदा वहां से सराइकी बोलते हुए या पंजाबी बोलते हुए कराची आ रहा है, अब जब वो कराची आ रहा है यहाँ पे वो अपनी सराइकी में लगा हुआ है, अपनी पंजाबी में वो बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मुझे ले जाओ लकी वन ले जाओ, वो अपनी सराइकी में मुझे टीन हट्टी लेके चले जाए। मैं बोलूंगा यार ये क्या हो रहा है? तो ड्राइवर जो होगा उसके साथ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसके साथ थोड़ी बहुत स्किल्स, थोड़ी बहुत एजुकेशन तो होनी चाहिए, और उसको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। फिर आप ये बताओगे कि जैसे जैसे मशीनरी ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है, तो 10 लोगों का काम अब एक मशीनरी कर रही है, तो एक बंदा उसके लिए यूज हो रहा है। तो जब मशीनरी यूज होगी तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हल बता दो ना, इतने प्रॉब्लम है इस वजह से वो हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट, तो हल बता दो। हल ये है कि गवर्नमेंट क्या है, हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, गवर्नमेंट क्या करे? लोन दे। गवर्नमेंट लोन देगी तो क्या करूंगा मैं? इंडस्ट्री बनाऊंगा, और जब मैं इंडस्ट्री बनाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स पे रखूंगा, तो क्या होगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, रोड्स बनाए, टेलीकम्युनिकेशन बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए। जब ये सारी चीजें बनाएगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भाई एयरपोर्ट पे भी तो लोग काम कर रहे होते हैं, लोग सी पोर्ट पे भी तो काम कर रहे होंगे, लोग रोड की मेंटेनेंस वाले भी तो काम होंगे, तो खुद ब खुद क्या होगा कि जॉब्स मिलना शुरू होंगी। और इन्वेस्टर जब आएगा वो देखेगा कि भाई ड्राई पोर्ट्स बन रहे हैं, वो देखेगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बन रहे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रहे हैं, तो इन्वेस्टर जब पैसा लगाएगा तो इंडस्ट्रीज बनेंगी। फिर आप रूरल एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज बनाओ, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं बनाओ। अगर आप रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज बनाओगे तो रूरल एरियाज वाले लोगों को भी काम मिलेगा, सिर्फ वो ये रोना धोना नहीं करेंगे यार सिर्फ यहाँ पे ही काम है। फिर आप ओवरसीज लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, चलो यहाँ पे जॉब्स खत्म हो गई तो लोगों को बाहर भेजो। जैसे कि जियाउल हक के दौर के अंदर 50,000 लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाते हैं, तो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज दोगे तो गवर्नमेंट को फायदा होगा कि लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाएगी। फिर आप ये बताओगे सॉल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करो। आप क्या करो? मशीनरी को थोड़ा सा कम यूज करो, आप वो चीजें करो और लोगों को टर्शरी ऑक्यूपेशन सिखाओ, स्किल्स सिखाओ, स्किल्स सिखाओ ताकि उनकी डिमांड बाहर हो। हम क्या कर रहे हैं अभी? आज भी हमारी कंप्यूटर की बुक के अंदर बताया जाता है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, चाहे वो ओ लेवल्स के, चाहे वो किसी की भी। हमें आगे प्रोग्रामिंग की तरफ लेके ही नहीं जाया जा रहा। तो कहने का मकसद ये है कि हम सॉल्यूशन ये है कि हम चीजों पे आगे मूव ऑन करें। तो जब हम चीजों को इम्प्रूव करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब सर सवाल कैसे आएगा एम्प्लॉयमेंट का? तो आपने वो एम्प्लॉयमेंट के सवाल देखने हैं कि सर सवाल कैसे आए। अब इन गौर से सवाल को देखना है।
हमारे पास ये पूरी कहानी इन्होंने दी हुई है। स्टडी फिगर 8 which shows the percentage of population working in Pakistan in 2013 से लेकर 2014 तक, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब रूरल एरिया वो एरिया होता है जो गांव देहात वाले एरियाज होते हैं। कौन से एरिया होते हैं बेटा? गांव देहात वाले जो एरियाज होते हैं वो कौन से होते हैं? रूरल एरिया। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। और अर्बन एरियाज कौन से? सिटीज वाली कहानी की बात हो रही है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बात बोली कि मेल रूरल एरियाज के अंदर जो काम कर रहे हैं वो 69% है और 29% क्या है? फीमेल है। सही है। तो 69 और 29 कितने होते हैं बेटा? 69 और 29 अल्लाह भला करे हो गए 78 98। 98% लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अर्बन एरिया के अंदर 66 और 10% का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं? 76%। अब कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और इन्होंने बोला टिक टू करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको टिक कर दो। द परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन वर्किंग इन अर्बन एरियाज इज लार्जर देन इन रूरल एरियाज। तो आप खुद देखकर बता सकते हो भाई अर्बन एरिया में फीमेल्स कम थी। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वर्क फीमेल जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो आप इसको क्रॉस कर दो। फिर हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन वर्किंग इन रूरल एरिया इज स्मॉलर देन इन अर्बन एरिया। ये कह रहे हैं कि जो मेल हजरात हैं वो रूरल एरियाज के अंदर कम है, अर्बन एरिया में ज्यादा है। तो ये बात भी गलत है क्योंकि रूरल एरिया में 69 थे, अर्बन एरिया में 66 है, तो ये भी गलत हो गई। फिर द परसेंटेज ऑफ मेल्स वर्किंग इज ग्रेटर देन फीमेल्स। मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है, ये बात तो बिल्कुल सही करी है इन्होंने। फिर इन्होंने बोला द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन रूरल एरिया इज ग्रेटर देन इन अर्बन एरिया। तो अगर मैं पीपल वर्किंग इन अर्बन एरिया निकालूं तो वो 76% था और वो 98% था, तो ज्यादा कौन सा हुआ? तो आप ज्यादा के बारे में बता दोगे कि हमारे पास ये बात हुई, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि रूरल एरियाज में क्या है? ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्या है? suggest reasons for the differences in the percentage of population working between rural and urban areas। अब हमारे पास है कि भाई reasons for the difference in the population working, क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है? तो क्यों ऐसा है? तो आप ये बताओगे कि भाई यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अर्बन एरिया में लड़कियां कम काम कर रही हैं, रूरल एरिया में ज्यादा काम कर रही हैं। तो रूरल एरिया से क्या बहुत ज्यादा मॉडर्न पे चले गए? नहीं बेटा, मॉडर्न पे नहीं गए। आप ये बताओगे कि एग्रीकल्चरल फार्म्स जो होते हैं जिसके अंदर जब कॉटन पिकिंग का वक्त आता है तो लड़कियां काम करती हैं। तो आप ये बताओगे कि एग्रीकल्चरल फार्म्स के अंदर जो कि रूरल एरिया के अंदर होता है मोस्टली उधर क्या होती है? फीमेल्स क्या कर रही होती हैं? काम कर रही होती हैं। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज के अंदर है, कॉटेज जो घरों के अंदर काम हो रहा है उसके अंदर भी फीमेल्स काम कर रही होती है। फिर आप ये बताओगे ओवरऑल रूरल एरियाज के अंदर क्यों ज्यादा है? ओवरऑल रूरल एरियाज के अंदर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे टर्शियरी सेक्टर कम है, वहां पे स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास मेल्स क्यों ज्यादा है और फीमेल्स क्यों ज्यादा कम है? तो मेल की जो डिमांड होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये चीज आप बता दोगे। तो हमारे पास क्या है कि ये कहानी की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आपने ये डिफरेंस बताना है कि भाई ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो रूरल एरिया में लोग क्यों काम ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि वो पैदा होता है, काम करते हैं, एजुकेशन वो लोग लेते नहीं है। उसके बाद आप ये बताओ कि भाई फीमेल्स क्यों रूरल एरिया में ज्यादा है? तो क्योंकि भाई फार्म में काम करती हैं। मेल हजरात रूरल एरिया में क्यों ज्यादा है? तो वो भी फार्म पे काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई ओवरऑल मेल क्यों ज्यादा है, तो आप बताओगे मेल की डिमांड ज्यादा होती है, फीमेल की डिमांड इतनी ज्यादा काम के सिलसिले में नहीं होती। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है इवैल्यूएट evaluate whether using global telecommunication has improved employment opportunities in Pakistan. Give reasons to support your answer and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. वो बोल रहे हैं कि अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन लाऊं, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर मैं बातचीत को अच्छा कर दूं, बातचीत को अच्छा करने का मतलब ये है कि भैया अगर मैं जैसे कि फोन कॉल्स और ये सारी चीजें ले आऊं या स्काइप ले आऊं, जूम ले आऊं, ये सारी चीजें ले आऊं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आप ये बताओगे कि भाई चलो मैं ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन लाता हूं तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो आप बोलोगे बढ़। पॉसिबिलिटीज भी बताओगे और डिफिकल्टीज भी बताओगे। आप बोलोगे टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। अगर आप पॉसिबिलिटीज ज्यादा लिख लो तो आप क्या लिखोगे? टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इट विल इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू दिस रीजन। फर्स्टली इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। फिर आप एग्जाम्पल्स दोगे। एग्जाम्पल्स क्या दोगे? कि भाई एक बंदा कॉल सेंटर पे काम कर रहा होगा,
एक बंदा क्या होगा, कॉल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक बंदा क्या होगा कि जो मैनेज कर रहा होगा सारी केबल्स वेबल्स की मेंटेनेंस मैनेज कर रहा होगा, एक बंदा होगा जो कि कनेक्शंस लगा रहा होगा, घरों में जाके वाईफाई वाईफाई लगा रहा होगा, एक बंदा वो होगा। फिर आप ये बताओगे कि भाई ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, सर्विसेज है, तो सर्विसेज के अंदर ज्यादा पेमेंट मिलती है। फिर आप ये बताओगे कि भाई उससे क्या होगा कि पेमेंट जब ज्यादा मिल रही है तो उससे क्या होगा कि लोगों का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, आप बताओगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो वो लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं, तो लोगों को जॉब्स भी क्या मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या बताओगे कि ये सारी चीजें ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन लाने के अंदर पैसा लगता है, स्किल्स चाहिए होती हैं, कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। फिर आप ये बताओगे कि ये हमारे पास जो यहाँ की कंट्रीज हैं, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज के अंदर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नहीं आ सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर आप ये बताओगे कि भाई उधर काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटीज भी कि भाई ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और क्यों नहीं बढ़ सकती। तो 6 भाग का सवाल है, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट्स क्लियर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी फिगर 5 which gives information about employment in Pakistan by sector। अब ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। State the proportion of primary sector employment in 1973। 1973 के अंदर प्राइमरी सेक्टर कितना था, तो प्राइमरी सेक्टर है ये लाइट ग्रे। अब आप क्या करोगे, यहां से ये 0 से शुरू हो रहा है, ये आपका हुआ 10, 20, 30, 40, 50, और ये 50 और 60 के दरमियान में, लेकिन ये 60 के ज्यादा करीब है, तो ये अराउंड कितना होगा, 58 तक होगा। कितना होगा, 58%। लेकिन आपको रेंज दी होगी 57 टू 59। फिर सवाल आया, बाय हाउ मच हैज सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बिटवीन 1973 एंड 2013। आप क्या करोगे, 1973 में देखोगे सेकेंडरी कितना था, और फिर आप 2013 में देखोगे सेकेंडरी कितना था। जो डिफरेंस आएगा वो आप क्या कर दोगे, निकाल दोगे माइनस करके। अब सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है, डार्क बिल्कुल ब्लैक वाला। सेकेंडरी सेक्टर 58 से शुरू हो रहा है और ये 70 है, तकरीबन ये 72 पे खत्म हो गया। तो जब ये 58 से 72 पर गया, मतलब यहाँ पे था 14%। कितना था, 14%। तो मैं लिख देता हूं ये बात कि भाई हमारे पास ये जो था वो कितना था, 14%। अब सर ये वाला कितना है, तो हम देखेंगे कि भाई कितना इंक्रीज आया है। तो अगर मैं देखूं तो बेटा ये इंक्रीज आया है, तकरीबन ये 44 से इंक्रीज हुआ है, और ये तकरीबन 60, ये 70 के बिल्कुल बीच में आकर रुका है। अब जब 44 से 65 पे गए तो मतलब 21 हो गया। 21% यहाँ पर है सेकेंडरी, और यहाँ पर है 14। तो जो इंक्रीज आया है वो इंक्रीज आया है 7% का। कितना इंक्रीज आया है, 7% का। तो आप क्या लिख दोगे, 7% इंक्रीज है। पहले 14% था, और 14% के बाद कितना होगा, 21, मतलब 7% का इंक्रीज आया। एक्सप्लेन, सजेस्ट रीजंस फॉर द टर्शियरी एंड शोन इन फिगर 5। तो अगर मैं बात करूं तो टर्शियरी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। टर्शियरी पहले कम था, ज्यादा, तो हमने पढ़ा था कि भाई टर्शियरी क्यों ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है। तो आप ये बताओगे कि भाई लोग अब एजुकेशन ले रहे हैं, लोगों के पास अब स्किल्स हैं। आप ये बताओगे कि भाई अब डॉक्टर्स और हैं, अब हेल्थ सर्विसेज और बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग काम कर रहे हैं। आप ये बताओगे कि हमारे पास टर्शियरी सेक्टर इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो अपने घरों के अंदर मेड्स, ड्राइवर्स, गार्ड्स रख रहे हैं। फिर आप ये बताओगे टर्शियरी सेक्टर के अंदर वेजेस, तनख्वाहें क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, एयरपोर्ट्स बेहतर बन रहा है, तो लोग टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज वाले काम कर रहे हैं। What are the causes of unemployment and underemployment in urban areas of Pakistan? तो आप ये बताओगे पॉपुलेशन माशाल्लाह बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप ये बताओगे रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ रही है, मशीनरी यूज हो रही है, लोगों के पास उतनी एजुकेशनल स्किल्स नहीं है जितनी जरूरत है। फिर आप ये बताओगे कि भाई क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स नहीं है तो इंडस्ट्रीज नहीं है। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि जितनी लोगों के पास स्किल्स हैं उतना काम नहीं मिल रहा, तो अंडर एम्प्लॉयड है। तो ये 3 मार्क का सवाल था, आपने 3 मार्क की कहानी बता दी। Suggest 2 reasons why unemployment is difficult to measure in countries such as Pakistan। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करना क्यों मुश्किल है, तो आप ये बताओगे कि भाई यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पता नहीं चलती। सर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों पता नहीं चलती, क्योंकि भाई जो हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक चीज होती है, आप लोगों को पता होगा कि मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी क्या होता है कि भाई कैलकुलेशन के कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये हमारे पास बहुत सारे सालों के बाद होती है। फिर आप ये बताओगे कि भाई उसकी वजह से डाटा सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है। फिर इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है कि मासियां हो गई,
फिर हमारे पास ड्राइवर्स हो गए, तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता, क्योंकि देखो जब वो पैदा हुए तो उन्होंने सीएनआईसी तो बना लिया, लेकिन जब वो टैक्स पे नहीं कर रहे, जब वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, फाइलर नहीं है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं है? तो ये चीज आप क्या कर दोगे, दो बातें बता दो। फिर हमारे पास है कि भाई रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट रिड्यूसिंग द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान। Unemployment levels are best reducing by increasing training opportunities in agriculture and other primary sector jobs. और एक क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर लाइकली टू बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड स्किल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। एक बोल रहा है कि सेकेंडरी को देखो, एक बोल रहा है प्राइमरी को देखो। अब सवाल ये बताओ थे कि सर आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो देखें, जिसके पॉइंट्स आपके पास ज्यादा हो आप उसको एग्री करें। अगर आप इसको एग्री कर रहे हैं प्राइमरी को, तो आप प्राइमरी के फायदे बताएंगे। प्राइमरी के क्या फायदे बताएंगे? कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तकरीबन हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तकरीबन आप ये बताओगे कि 50 से लेके 55% तक जो हमारी एक्सपोर्ट्स आती है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती है। बहुत सारे फैक्ट्स में तो ये भी लिखा है 70% आती है। आप ये बताओगे एग्रीकल्चर की वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लोगों को मिलती है। फिर आप ये बताओगे कि भाई जब उनके पास मॉडल आएगा और जब न्यू मेथड्स आएंगे, तो क्या होगा कि उनकी प्रोडक्ट यील्ड बढ़ेगी, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर आप ये बताओगे कि भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर माइनिंग माइनिंग के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मिनरल्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनरल्स अगर हम निकालेंगे तो हमें वो नहीं करनी पड़ेगी, माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और जब आप ए को सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप बी के फायदे, वो बी के नुकसान बता रहे होंगे। आप ये बताएंगे कि हमारे पास क्या है, कि इसके अंदर हमें स्किल्स चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन हिसाब किताब इतना अच्छा नहीं है। फिर आप ये बताओगे ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, जिसकी वजह से, और हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो इस वजह से मसला है। लेकिन अगर आप बी को सपोर्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, तो आप इंडस्ट्रीज के फायदे लिखोगे। आप क्या लिखोगे कि भाई अगर मैं इंडस्ट्रीज बनाऊंगा तो रूरल एरियाज भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। आप ये बताओगे कि भाई जब वो आएंगी लोगों के पास, पैसे आएंगे तो टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा देंगे, जब टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा देंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। फिर आप ये बताओगे इसके अंदर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मोस्टली टर्शरी वाले लोग होते हैं, जिनकी तनख्वाहें क्या होंगी, ज्यादा, तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। आप ये बताओगे डेवलपमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन नुकसान, फिर प्राइमरी के नुकसान बताना शुरू कर दोगे। आप ये बताओगे इसकी वेजेस क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं, इसके अंदर मशीनरी आ रही है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। फिर आप ये बताओगे इसके अंदर अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई क्रॉप डैमेज हो जाए, तो फिर अजीब मसला है। तो जिसको सपोर्ट करोगे उसके फायदे बताओगे, जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे उसके क्या बता दोगे, नुकसान। फिर हमारे पास वही सवाल है कि भाई अर्बन एरिया है, रूरल एरिया, ये आपको की दिया हुआ है कि ये लिटरेट लोग हैं और ये इलिटरेट लोग हैं। स्टेट द, अच्छा लिटरेट कौन होता है, पढ़े लिखे लोग, अभी हम पढ़ेंगे। स्टेट द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट है, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज देखकर बता दोगे। तकरीबन 63% आप क्या बोलोगे कि भाई लिटरेट लोग हैं, तो आपने लिटरेट लोग बता दिया 63% में। हाउ मच ग्रेटर इज देन द परसेंटेज ऑफ लिटरल पीपल इन रूरल एरिया, तो रूरल एरिया के अंदर कितने हैं, तो रूरल एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 38 है। यहाँ पे कितना आपने बोले 62, तो फर्क कितना है, वो बोल रहे हैं कितने ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि भाई 38, 62 और 32, 8 को माइनस कर दोगे तो 24 आएगा। तो आपने क्या लिख दिया, 24%। गिव टू रीजन वाई परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इज लार्जर इन अर्बन देन इन रूरल एरिया। तो पढ़े लिखे लोग अर्बन में क्यों ज्यादा है, तो आप बोलो, बताओगे भाई यहाँ पे एजुकेशन क्या है, अच्छी है, यहाँ पे लिटरेट लोगों को जॉब मिलती है। आप ये बताओगे कि भाई वहां पर जो रूरल एरियाज है वहां पे क्या होती है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, वो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। यूजिंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मेनी जॉब्स फॉर लिटरेट एंड इलिटरेट जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, एंड पुअरली एजुकेटेड पीपल इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर उन लोगों के लिए इतना काम क्यों है जो पढ़े लिखे नहीं है। तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे कि भाई क्लीनर होता है, स्वीपर होता है, मेड्स होती हैं। फिर रोड पे आपको पता है फ्रूट सेलर्स और होते हैं, जो स्ट्रीट हॉकर्स और होते हैं, गली मोहल्ले में सामान बेच रहे हैं। फिर आप ये बताओगे सर्वेंट्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, मेड्स हो गई, ये सारी चीजें। अब आप ये बताओगे कि भाई जब अर्बन एरिया डेवलप होता है तो उधर नीड होती है, उधर फैक्ट्रीज होती हैं, तो उधर ये आपको बंदे चाहिए होते हैं। फिर आप ये बताओगे अर्बन एरियाज में रिच लोग रहते हैं जो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि लेविश लाइफ स्टाइल गुजार रहे होते हैं। फिर आप ये बताओगे ये लेबर सस्ती होती है, और आप ये बताओगे कि अनस्किल्ड वर्क हमें चाहिए होता है अर्बन एरियाज के अंदर, चाय पिलाने के लिए कोई चाहिए होगा, और ये सारी चीजें आप बताओगे। तो ये हमारे पास 3 मार्क का सवाल था, तो आप एग्जाम्पल्स देते हुए बता दोगे कि भाई लोगों को क्यों ऐसे काम मिल रहा है। स्टडी फिगर 5 which shows the sectors of employment by percentage in Pakistan। एक है पेड एम्प्लॉयमेंट, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक है अनपेड फैमिली वर्कर्स जिनसे घर वाले मुफ्त का काम करा रहे हैं, और एक है एम्प्लॉयर्स। अब हमारे पास है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेक्टर, तो लार्जेस्ट सेक्टर आपके पास जो है वो कौन सा है,
तो आप क्या करोगे, देखकर बता दोगे सर सबसे ज्यादा कौन सा है। तो अगर मैं इस गंदगी को मिटा दूं तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा, पेड एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर। क्यों पेड एम्प्लॉयमेंट बेटा? पेड एम्प्लॉयमेंट है तकरीबन 40% और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तकरीबन 30%, क्योंकि वो 40 से 70 तक जा रही है। तो आप क्या लिख दोगे कि हमारे पास पेड एम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ? तो आप ये बोलोगे जो शॉपकीपर है, मतलब अगर मेरी एक दुकान है, मैं उधर खुद ही काम कर रहा हूँ, तो क्या है शॉपकीपर। फार्मर, अगर मैं अपने ही फार्म पे काम कर रहा हूँ तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनपेड फैमिली वर्कर्स, जिनको काम तो कराया जा रहा है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। 70% से लेकर ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, तकरीबन 96 पे खत्म हो रहा है, या 95 आप इसको ले सकते हो बीच में अगर तो 70 to 95 ले लो, तो ये कितने परसेंट हुआ, 25%। अब आप ये नहीं बोलना कि घर वाले सर हमसे बहुत ज्यादा काम कराते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, तो हम अनपेड फैमिली वर्कर में, ऐसा नहीं। अनपेड फैमिली वर्कर्स वो हैं जो फार्मिंग और कर रहे होते हैं अपने बाप दादाओं के साथ, तो ये 25% है। स्टेट टू जॉब्स दैट मे बी डन ऑन अ फार्म बाय अनपेड फैमिली वर्कर्स। तो अनपेड फैमिली वर्कर्स क्या कर रहे होंगे फार्म पर, सोइंग कर रहे होंगे, हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे, थ्रेशिंग कर रहे होंगे, वीडिंग कर रहे होंगे, और एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, एनिमल्स की सफाई कर सकते हैं। सजेस्ट व्हाई मैनी फार्म्स रिलाई ऑन अनपेड फैमिली वर्कर्स। क्योंकि भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, दे कैन नॉट हायर लेबर, वो लोग सबसिस्टेंस फार्मर्स है। फिर आप ये बताओगे कि भाई उनको मैनुअल लेबर चाहिए, उनको मशीनरी मशीनरी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको सस्ती वो चाहिए। फिर आप ये बताओगे बहुत ज्यादा फैमिलीज है तो उनके पास जॉब्स नहीं होती, तो वो लोग अपने फार्म पे क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। Choose two improvements shown below and explain to what extent these two improvements could create more employment. तो किस तरीके से रोड, आप कोई भी दो सेलेक्ट करोगे। अगर आप रोड बिल्डिंग को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप रोड बिल्डिंग के अंदर क्या बताओगे कि भाई अगर रोड बनेंगे तो ट्रांसपोर्ट चलेगा, तो लोगों को क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए काम मिल रहा होगा, कि एक बंदा ड्राइवर है, एक बंदा कंडक्टर है, वो बोल रहा है हाँ भाई इतने में आ जाओ, इतने में आ जाओ। उसके बाद फिर अपना जो रोड्स बनेंगे तो इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। फिर आप ये बताओगे कि ट्रेड हमारा प्रमोट होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि जब रोड बन रहा होगा तो उसका किसी को ठेका वेका मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन मसला ये है कि भाई इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। फिर आप ये बताओगे मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। फिर हमारे पास अगर दूसरा क्या, क्लीन वाटर सप्लाई, अगर मैं साफ पानी कर दूं तो साफ पानी से क्या होगा, साफ पानी से आप बताओगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपकी फ्लरिश करेंगी। फिर आप क्या बताओगे कि भाई लोग ज्यादा हेल्थी होंगे, साफ होंगे, तो उनको उनकी वर्किंग एबिलिटी होगी अच्छी, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरीके से उनको काम मिलेगा। लेकिन मसला क्या है, मसला क्या है कि भाई पानी की हमेशा शॉर्टेज चल रही होती है। विंटर्स के अंदर पानी क्या हो रहा होता है, फ्रीज हो रहा होता है, तो लोग काम नहीं कर सकते नॉर्थन एरियाज के अंदर। फिर हमारे पास है रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबल हो जाए तो आप बताओगे हर वक्त हम काम कर सकते हैं, कंप्यूटर्स हम यूज कर सकते हैं, मशीनरी यूज कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर मॉडर्न मेथड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, आपकी रिलायबल सप्लाई नहीं है, आपकी पावर चोरी हो जाती है, पावर थेफ्ट, ये वाले मसले बता दो। बेटर टेलीकम्युनिकेशन, अगर टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा दी तो उससे क्या फायदा होगा, तो आप बताओगे लोगों को आईटी के अंदर जॉब मिल सकती है, उनकी सेल्स बढ़ेंगी। आप ये बताओगे कि टेलीकम्युनिकेशन बेहतर करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, पोल खंबे लगाने वाला एक बंदा होगा, वाईफाई कनेक्शन वाला एक बंदा होगा, तो जॉब्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हर चीज के लिए पैसा चाहिए, तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, बता दोगे। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है स्टडी फिगर 11, a bar chart showing employment and unemployment in 2004, what percentage were people in employed in urban area। तो आप देखकर बता दो कि अर्बन एरिया में कितने लोग थे, तो आपने बोला 10, और 10 का यूनिट 10%, तो कितने 10% आपने लिख दिया। why are many people unemployed in cities, तो सिटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो आप बताओगे वो अनएजुकेटेड है, क्या स्किल्स नहीं है, टर्शरी जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशन और चाहिए होती है। फिर आप ये बताओगे कि भाई लोग बहुत ज्यादा आ गए, रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ गई है। फिर आप ये बताओगे मशीनरीज यूज हो रही है जिसकी वजह से लोग अब कम से कम चाहिए। फिर ये सारी चीजें आप बताओगे तो 5 मार्क आपके मिल जाएंगे। सजेस्ट व्हाई द रियल नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज में बी हायर देन द फिगर्स रिकॉर्डेड। तो आप ये बोलोगे डाटा कभी भी सही से कलेक्ट नहीं होता, वो लोग कभी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि वो लोग वुमेन को मोस्टली वो नहीं आने देते, वो लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने लिए काम कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट किसी प्रॉपर कंपनी वंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिर सवाल है व्हाई डू मेनी पीपल हु मूव टू सिटीज हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। तो आप ये बताओगे वो इलिटरेट होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, वहां पे जॉब्स कम होती है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा है।
फिर आप बताओगे व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्रेज द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसके अंदर बंदा क्या कर रहा है, मशीनरी कम इस्तेमाल हो रही है, गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी रेगुलर वेजेस नहीं है, और आप बताओगे वो सीजनल वर्क होता है, उसके लिए कोई टैक्स पे नहीं करते। Using examples and explain the advantages and disadvantages of informal employment to people living in cities। अगर informal को बंदा ड्राइवर है तो आप ये बताओगे एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ये उन लोगों को भी जॉब मिल रही है जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि उनको काम मिल रहा है, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम से कम हो रही है। फिर आप ये बताओगे उनको पैसे मिल रहे हैं। फिर आप ये बताओगे और जो जो बंदा अमीर है वो बंदे इजीली हायर कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, पेमेंट कम है, चाइल्ड लेबर लग जाता है इसकी वजह से क्योंकि बच्चे काम कर रहे होंगे। फिर आप ये बताओगे ये टेम्पररी होता है, सीजनल बेसिस पे किसी से काम करा रहे हैं, किसी से काम नहीं करा रहे। तो ये हमारे पास था कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के सवालात किस तरीके से